सिविलियंस में आपका स्वागत है। इसके पिछले क्लास में हमने पंचायत और नगरपालिका को ख़त्म कर लिया है और वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे प्रीलिम्स में और मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चन आएंगे। आज का जो क्लास होगा उसमें हम लोग भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये क्लास 14th JPSC को ध्यान में रखते हुए दिया जा रहा है और ये पेपर 4 की क्लास हो रही है, जो कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के साथ साथ लोक प्रशासन एवं सुशासन की होगी। और टोटल से 10 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। 4 क्वेश्चन पॉलिटी से, 2 क्वेश्चन पंचायत और नगरपालिका से और 4 क्वेश्चन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। तो ऑल ओवर 10 क्वेश्चन हम लोग को प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे और यही सारा टॉपिक हम लोग को मेंस में भी पढ़ना रहता है। तो बहुत जल्द ही ये मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। 1 से 2 क्लास के अंदर मेंस का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद एक क्लास लेंगे जिसमें कि जो भी छूटा आर्टिकल्स है या फिर भाग है, अनुसूची है या फिर भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ है, वो सारा चीज़ ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ से मैक्सिमम 2 से 3 क्लास में पूरी तरीके से पॉलिटी प्रीलिम्स और मेंस के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग। तो अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के बारे में बताया गया और इसको हम लोग एक बार पढ़ ही चुके हैं। और 324 में क्या बताया गया है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे उनकी सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। फिर आर्टिकल 324 में बताया गया है कि जो चुनाव आयोग होंगे, चुनाव आयोग का जो गठन होगा वो मुख्य रूप से संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के अलावे उपराष्ट्रपति, इन सभी का चुनाव संपन्न कराएंगे। यानी कि आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, जो कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। फिर आर्टिकल 326 में क्या बताया गया है कि जो भी चुनाव होगा वह वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका है। लेकिन जब शुरुआती दौर था तो उस समय वयस्क मताधिकार का उम्र 21 वर्ष रखा गया था। बाद में जाकर 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन किया गया और ये जो 21 वर्ष उम्र रखा गया था इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि अभी तक चल रहा है। और इसमें क्या फैक्ट है कि जब चुनाव आयोग का गठन किया गया था उस समय चुनाव आयोग 1 सदस्य वाला चुनाव आयोग था, लेकिन बाद में ये हो गया 3 सदस्य वाला। तारकोंडे समिति की सिफारिश पर 1993 में इसको 3 सदस्य बना दिया गया। अब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होंगे उनका निर्वाचन कौन करेंगे, तो मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर अन्य चुनाव आयुक्त के निर्वाचन राष्ट्रपति ही करेंगे और उनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, यानी कि निर्वाचन नियुक्त होने के 6 वर्ष तक वे अपने पद पर बने रहेंगे या फिर 65 वर्ष अगर हो जाता है तो वे अपने पद तक बने रहेंगे। तो जो पहले होगा तब तक वे बने रहेंगे। चाहे 65 वर्ष अगर पहले हो गया और कार्यकाल भले 4 साल का हुआ है तो ये हट जाएंगे। लेकिन अगर 65 वर्ष होने से पूर्व 6 साल नहीं हो रहा है तो फिर 6 साल के बाद वे अपना पद छोड़ देंगे। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो ये सारे हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स चुनाव आयोग के बारे में। तो इसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, जो कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराएंगे। इनके अलावा आर्टिकल 324 में ही बताया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर सकते हैं। अब मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करेंगे और अन्य चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। मुख्य चुनाव आयोग का कार्यकाल कितना होता है, तो 65 वर्ष या फिर 6 वर्ष होता है, जो भी पहले पूर्ण होगा। फिर है कि आर्टिकल 326 में बताया गया है कि जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, जो कि शुरुआती में 21 वर्ष रखा गया था, लेकिन बाद में 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन, तो जो 21 वर्ष था 21 उसको 61वां, तो ये दोनों लगभग सिमिलर जैसा लगेगा 21 और 61। तो 21 वर्ष को घटाने के लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में
किया गया था और वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। फिर क्या था कि शुरुआत में जो चुनाव आयोग का गठन किया गया था वो एक सदस्यीय था, लेकिन 1993 में तारकंडे समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। अब आर्टिकल 326 हो गया। अब आर्टिकल 327 को देखते हैं। आर्टिकल 327 में क्या है कि संसद जो होगा वो विधानमंडल के चुनाव से संबंधित कानून बना सकती है। संसद यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो ये जो हो गई है विधानमंडल यानी जो राज्य में चुनाव होंगे उससे संबंधित कानून का निर्माण कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 327 में बताया गया। तो अनुच्छेद 324 अगर याद रहेगा तो धीरे धीरे हम लोग सबको याद कर लेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं 324 को कि झारखंड में 24 जिला है और 24 जिला में क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो 24 में क्या है, चुनाव आयोग के बारे में बताया गया और 324 3 आगे लगा देंगे अपने, तो याद रखने में ईजी हो जाएगा। तो 327 में क्या है कि संसद जो होगी ये वे विधानमंडल में चुनाव संबंधित कानून का निर्माण कर सकते हैं। फिर है 329, आर्टिकल 329। आर्टिकल 329 में क्या बताया गया है कि चुनाव आयोग का जो भी कार्य होगा, जैसे कि परिसीमन तय करना या फिर संसद विधानमंडल के चुनाव के संबंधित जो भी चीज़ होंगे उन पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो ये सब चुनाव आयोग से संबंधित कुछ प्रमुख आर्टिकल्स हो गए। इसके अलावा अगर चुनाव आयोग के कार्य के बारे में बात करें तो जैसे कि हो गया मतदाता सूची तैयार करना कि कौन कौन मतदाता सूची में शामिल होंगे, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, या फिर संसद हो गया, विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब का चुनाव संपन्न चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है, जिसके बारे में आर्टिकल 324 में बताया गया है। फिर चुनाव का निरीक्षण करना, उसको सही तरीके से संचालन करना, फिर अलग अलग राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनका क्या चिन्ह होगा वो चिन्ह उनको प्रदान करना, आचार संहिता को कब लागू करना है वो सब तय करना। तो ये सब मुख्य रूप से चुनाव आयोग का काम हो गया। इसके अलावा परिसीमन आयोग का गठन करना यानी कि परिसीमन करना, तो ये सब चुनाव आयोग का कार्य हो जाएगा। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कि भारत में चुनाव प्रणाली की विसंगतियों एवं सुधार की विवेचना करें। यानी कि चुनाव प्रणाली से संबंधित जो भी विसंगति है उन विसंगति के बारे में बताना है और उसको किस प्रकार से ख़त्म किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे करना है। तो चूँकि भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश होने के नाते यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनका चुनाव जनता डायरेक्ट करती है। तो ऐसे में अगर चुनाव सही तरीके से नहीं होगा, चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा। तो लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए निष्पक्ष तरीके से चुनाव होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो भारत में चुनाव प्रणाली भारतीय लोकतंत्र की सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। निर्वाचन प्रक्रिया को दुरुस्त किए बिना स्वस्थ लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। यानी कि अगर हम लोग वोटिंग कर रहे हैं लेकिन वो वोटिंग गलत तरीके से किया जा रहा है या फिर गलत जगह जा रहा है, तो फिर हम लोग जो एक स्वस्थ लोकतंत्र है उसके बारे में हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अगर भारतीय राजनीति में देखा जाए तो 2 से 3 दशकों में कुछ ऐसे तत्वों का समावेश हुआ है जिसने निर्वाचन प्रणाली को दोषपूर्ण बना दिया है। इन विसंगतियों के कारण ही लोकतंत्र का दुरुपयोग होने लगा है, जैसे कि मतदान के समय सैनिक और अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति, वीडियो कैमरा, ये सब होने के बावजूद भी, या फिर आचार संहिता लागू होने के बावजूद भी बूथ लूटना जैसे हो गया या फिर धोखाधड़ी हो गया, बोगस वोटिंग हो गया, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है जो कि लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होगा। अशिक्षा के कारण भारतीय नागरिक मताधिकार के प्रति जागरूक नहीं है और जागरूक हैं भी तो वे अपराधी प्रवृत्ति के कारण दबा दिए जाते हैं। तो किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ लोकतंत्र तभी स्थापित हो सकता है जब वहाँ चुनाव प्रणाली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करेगा। तो भारत में जब भी चुनाव का समय आता है सैनिक अर्धसैनिक बल की नियुक्ति की जाती है, वीडियो कैमरा हो गया या फिर आचार संहिता, ये सब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी धोखाधड़ी हो गया, बूथ लूटना हो गया, बोगस वोटिंग हो गया, ये सब देखने को मिलता है भारत में, जो कि लोकतंत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित होता है, क्योंकि हम लोग वोटिंग किसी और को करेंगे और चुनाव में कोई और जीतेगा, तो ये लोकतंत्र के लिए सही बात नहीं है। प्लस क्या है कि भारत में बहुत ज़्यादा आबादी जो हो गया अशिक्षा से प्रभावित है, शिक्षा नहीं है, और जिनके पास शिक्षा भी अपने मताधिकार को लेकर जागरूक नहीं है, या फिर अगर जागरूक है भी तो अपराधी प्रवृत्ति के कारण दबा दिए जाते हैं। या फिर बहुत सारे व्यक्ति में ऐसा देखा जाता है कि वे अपने धर्म के नाम पर, अपने जाति के नाम पर या फिर अपने क्षेत्र के नाम पर किसी व्यक्ति को वोटिंग करते हैं। तो ये सब एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए काफ़ी घातक साबित होता है।
अब है कि यही सारा विसंगति के अलावा वर्तमान संदर्भ में राजनीतिक अपराधीकरण और अपराध का राजनीतिकरण काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि नेताओं ने अपने निहित स्वार्थ के लिए अपराधियों की सेवा लेनी शुरू कर दी है और अपराधियों ने राजनेता को अपना सुरक्षा कवच बना लिया। लोगों ने अपना राजनीतिक अपराध इस तरह हावी है कि लोगों ने अपना मनपसंद प्रतिनिधि चुनने का सपना भी देखना छोड़ दिया। कुछ क्षेत्रों में तो आपराधिक तत्व के वर्चस्व के कारण आज भी मतदाता केंद्रों में जाने से डरते हैं, और जाते भी हैं तो अपराधीकरण के दबाव में अपने मत मूल्य का प्रयोग करते हैं, जो आज लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यानी कि अब क्या हो गया है कि राजनीति में अपराधीकरण, राजनीति में जो अपराधी हैं उन लोग का भी समन्वय देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो भी नेता हैं वे अपने स्वार्थ के लिए, अपने सीट के लिए जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका सहायता लेना शुरू कर दिए हैं। और ऐसी स्थिति में जब उन अपराधियों को सज़ा होती है तो फिर ये नेता उनको बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। तो ये अपराधी कहीं ना कहीं नेता को अपने सुरक्षा कवच के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिए हैं। तो इस प्रकार से जो राजनीति है वो अपराध पर इस तरह से हावी हो गया है कि हम लोग जिसको चुनना चाहते हैं वो उसको चुन नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग जो वोट देते हैं वो उन अपराधीकरण मतलब कि उनके दबाव में आके अपने मत मूल्य का प्रयोग करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहा है। और फिर से अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी दुनिया भर के यहाँ पे लालच दिए जा रहे हैं बीजेपी गवर्नमेंट या फिर जो भी गवर्नमेंट उसके द्वारा। तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके बहकावे में आके हम लोग अन्य पार्टी को वोट दे देते हैं, और बाद में जब उनकी सरकार बन जाती है तो फिर उनका कार्य वे कुछ भी कार्य नहीं करते हैं, जो कि फिर से वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक साबित हो जाता है। यानी कि जो भी मतदाता मतदाता केंद्र में जाते हैं वे अपराधीकरण के दबाव में आकर अपने मत मूल्य का प्रयोग करते हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है। अब आगे है कि हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में एक तथ्य उभरा, धार्मिक और जातीय भेदभाव। यानी कि धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर जो नेता लोग हैं वे बांटकर अपना वोट बैंक रेडी कर रहे हैं। जैसे कि अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति की राजनीति के नेता अपना लिए हैं, और आज राजनेता को धर्म के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर जनता को बांटते रहते हैं और अपना वोट बैंक खड़ा करते रहते हैं। तो यही सारा विसंगति के अलावा भारतीय राजनीति में भाई भतीजावाद भी हावी है। यानी कि एक ही घर से हर कोई नेता बन रहा है, और प्रत्येक राजनेता अपने परिवार के सदस्य, चाहे वे योग्य हो या फिर ना हो, वे उनको जिताने में काफ़ी ज़्यादा ताकत लगा रहे हैं, और देखने को मिल रहा है कि वे जीत भी जा रहे हैं। तो प्रत्येक राजनेता अपने परिवार के सदस्यों को बढ़ाने के क्रम में देश के विकास एवं जनता के हित को ताक पर रखते हुए केवल अपने ही परिवार के लिए सोचते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अपने परिवार के अयोग्य सदस्यों का निर्वाचन कराने में सफल होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि धर्म और जाति के नाम पर विभाजन करना शुरू कर दिया गया। लेकिन इतना होने के बाद भी जब नेता लोग को संतुष्टि नहीं मिला तो वह वर्ग विभाजन को उभारने की कोशिश शुरू कर दिए, और इसके लिए उन्होंने आरक्षण का प्रावधान दे दिया, क्योंकि जो गवर्नमेंट आरक्षण दिया जिस वर्ग को, उस वर्ग के सभी लोग उन्हीं को वोट देंगे, ये तो निश्चित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में वर्ग विभाजन को उभारने की कोशिश की गई और आरक्षण रूपी रोटी के टुकड़ा को फेंका गया और मतदाता को अपनी ओर खींच रहे हैं। इसके साथ ही क्या हो गया कि पूरे देश को दो वर्ग में बांट दिया गया, एक हो गया उच्च वर्ग और एक हो गया निम्न वर्ग हो गया। तो निम्न वर्ग से कोई अगर चुनाव में खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है कि निम्न वर्ग के सभी लोग उन्हीं को वोट करेंगे, और उसी प्रकार से उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा होता है तो उच्च वर्ग का सभी लोग उन्हीं को वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये सभी हर हथकंडा को अपनाकर अपना वोट बैंक रेडी कर रहे हैं। निर्वाचन प्रणाली और राजनीति में आई इन विसंगतियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने हमें आश्वासन दिया है, और संसद द्वारा कानून बनाए गए, जैसे कि दल बदल कानून 10वीं अनुसूची में दिया गया, उसको हम लोग पढ़ेंगे अभी आने वाले लेक्चर्स में। दल बदल कानून की आत्मा की हत्या कितनी बार की गई है उसकी गिनती करना दुष्कर है, और निर्वाचन प्रणाली में आई विसंगतियों को दूर करने के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रयास मुख्य निर्वाचन आयुक्त 10वें निर्वाचन आयुक्त थे TN शेषन। तो इन्होंने कुछ सिफारिशें की, और इसके अलावा चुनाव विसंगतियों को दूर करने के लिए समय समय पर अनेक समिति भी गठित की गई, और जिनकी सिफारिश के आधार पर 6 निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव सुधार के अनेक प्रयास किए हैं, जिनमें से कुछ निम्न है। यानी कि यहाँ तक क्या देख लिए कि भारत क्या एक लोकतांत्रिक देश है, और लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत अहम हो जाता है। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि चुनाव कराने के लिए निष्पक्ष तरीके से आचार संहिता लागू किया जाता है, या फिर सैनिक अर्धसैनिक बलों की नियुक्ति की जाती है, वीडियो कैमरा के द्वारा सारा चीज़ दिखाया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी बूथ लूटना या फिर बोगस वोटिंग हो गया, धोखाधड़ी हो गया, ये सारा चीज़ देखने को मिलता है, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करता है।
इसके अलावा क्या है कि भारत जैसे देश जहाँ पे अशिक्षित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक मात्रा में है, तो ऐसी स्थिति में उनमें जागरूकता नहीं है, और जागरूकता नहीं होने के कारण कहीं ना कहीं उसके वोटों को दबाकर गलत जगह पर प्रयोग किया जाता है। फिर क्या हो गया कि धीरे धीरे राजनेता जो है वे अपने निहित स्वार्थ के लिए अपराधी उन लोगों का सहायता लेने लगे, और ऐसी स्थिति में जो अपराधी हैं वे भी नेता को अपने कवच के रूप में प्रयोग करने लगे। आगे क्या था कि अभी जो हो गया राजनीति, इसमें क्या हो गया कि धर्म और जाति इसके नाम पर लड़ा जा रहा है। इसके साथ ही साथ क्या हो गया कि इससे भी संतुष्टि नहीं मिला, तो वे उनको क्षेत्र के आधार पर बांटना शुरू कर दिए, ताकि उनको अपना अपना क्षेत्र से अपना अपना वोट बैंक मिल सके। फिर क्या देखने को मिला कि भाई भतीजावाद, यानी कि एक घर से अगर कोई नेता है तो उसका बेटा, उसका भतीजा या फिर अन्य उसके परिवार के सदस्य ही क्या होते हैं, चुनाव में खड़े हो रहे हैं, और वे चुनाव में जीतने में भी सफल हो रहे हैं। इतना में भी उन लोग को संतुष्टि नहीं मिला, तो उन्होंने क्या किया, वर्ग के आधार पर इन्हें बांट दिया दो वर्ग में, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। प्लस क्या हो गया, आरक्षण देना शुरू कर दिया, ताकि आरक्षण जिनको मिला वो वर्ग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। फिर दल बदल कानून है, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मिसयूज देखा गया। तो यही सारी चीज़ों को दूर करने के लिए 10वें चुनाव आयुक्त जो थे TN सेशन, उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। तो जैसे कि क्या हो गया कि नागरिकों को बहुउद्देश्य परिचय पत्र जारी करना। फिर के बहुउद्देश्य परिचय पत्र की शुरुआत TN सेशन ने हरियाणा के अम्बाला जिले से की थी, और वर्तमान निर्वाचन आयुक्त ने फोटो पहचान पत्र का होना अनिवार्य बतलाया। यानी कि जो व्यक्ति वोटिंग करेंगे उनका मतदाता सूची में फ़ोटो होना अनिवार्य होता है। और इस फोटो पहचान पत्र की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य बूथ कब्जा एवं बोगस वोटिंग को रोकना है। बोगस वोटिंग मतलब क्या है, फर्जी मतदाता, यानी कि मान लीजिए कि मेरा वोट देना है लेकिन मेरी जगह कोई और वोट दे रहा है, और जो कि मेरा फ़ोटो भी नहीं है मतदाता सूची में, तो ऐसी स्थिति में उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही है। तो इसीलिए अब क्या कर दिया गया है कि चुनाव मतदाता सूची जो होगा उसमें जो व्यक्ति होंगे उनका फ़ोटो भी रहेगा। फिर देखिए EVM मशीन का प्रयोग के बारे में बताया गया है, और वर्तमान में EVM मशीन का प्रयोग भी हो रहा है लोकसभा चुनाव में। फिर एक चुनाव आयोग ने चुनाव पर बड़े पैमाने पर होने वाले अपव्यय को रोकने के लिए चुनाव व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की है। जैसा कि देखा जा रहा है कि नेता लोग चुनाव के समय अंधाधुंध पैसा खर्चा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इनके जो अपव्यय हैं उनको रोकने के लिए चुनाव व्यय पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई है। और चुनाव के दौरान क्या था कि प्रत्येक लोकसभा के उम्मीदवार को 25 लाख और विधानसभा के उम्मीदवार को 16 लाख खर्चा करने का सीमा निर्धारित किया गया था, जिसको 2024 में बढ़ाकर लोकसभा में अधिकतम सीमा 95 लाख कर दिया गया, और विधानसभा में 40 लाख कर दिया गया। पहले 25 लाख था लोकसभा के लिए, जो कि बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया, और विधानसभा के लिए 16 लाख था, जो कि बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। अब एक सरकारी सेवकों द्वारा निष्पक्ष ढंग से चुनाव कार्य करना, इसके लिए चुनाव आयोग की सरकारी सेवकों के ऊपर प्रभावकारी नियंत्रण एवं उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान करनी चाहिए। फिर धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ने वाले दलों को मान्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावा चुनाव आयोग को चुनाव के प्रति जनता में जागरूकता लाने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए मतदाता चेतना अभियान शुरू करनी चाहिए। 8वां क्या हो गया कि चुनाव याचिकाओं की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय बनाना चाहिए, और उसका निष्पादन एक निश्चित अवधि में ही हो जाना चाहिए। यानी कि चुनाव संबंधी जो भी याचिका होंगे उनके लिए एक न्यायालय होना चाहिए, और एक निश्चित समय में ही उसको निपटारा कर लिया जाना चाहिए। फिर एक जाति धर्म आदि संकीर्ण आधार पर चुनाव प्रचार नहीं करना चाहिए, बल्कि सैद्धांतिक और महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाकर चुनाव प्रचार करना चाहिए। बूथ कब्जा की समस्या आज भी सबसे बड़ी समस्या है। इसे रोकने के लिए संविधान में संशोधन करके सूची प्रति अपनाया जाना चाहिए। इसके तहत किसी खास उम्मीदवार को नहीं बल्कि पार्टी के नाम पर वोट मांगना चाहिए, और इसके तहत अमुक पार्टी वाले दल के उम्मीदवारों को अनेक सूची रखकर वोट मांगे, तो इससे बहुत हद तक बूथ लूटना कम हो जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा समस्या बूथ लूटना। तो इसी को लेकर बहुत सारे सुझाव दिए गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे इन सारी चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, या फिर इन चीज़ों को सरकार के द्वारा अगर लागू किया जाता है, तो चुनाव में जो भी विसंगति है उन सारी चीज़ों को कम किया जा सकता है। अब आगे है चुनाव आयोग के गठन, संरचना एवं कार्यों का संक्षिप्त उल्लेख करें। तो आर्टिकल 324 में चुनाव आयोग के गठन के बारे में बताया गया है, जो कि संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। फिर 326 में क्या है कि संसद विधानमंडल का चुनाव वयस्क मताधिकार पर करेंगे। शुरुआत में 21 वर्ष था, जिसको तारकुंडे समिति की सिफारिश पर 1989 में 61वां संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये सब हम लोग देख चुके हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक होगा।
327 में क्या है कि संसद विधानमंडल के चुनाव के संबंधित कानून बना सकते हैं, जैसे मतदाता सूची तैयार करना, परिसीमन करना, या फिर अनुच्छेद 329 में क्या बताया गया है कि न्यायपालिका इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चुनाव आयोग का कार्य क्या हो गया, तो चुनाव का निरीक्षण करना, विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उनका चुनाव चिन्ह देना, फिर एक आचार संहिता लागू करना, मतदाता सूची तैयार करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, फिर राजनीतिक दलों को प्राप्त मतों के आधार पर राष्ट्रीय और क्षेत्र दल के रूप में मान्यता देना, और 7वां संसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। तो ये सब चीज़ हम लोग शुरू में ही देख लिए थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग एक बार खुद से पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। अब आगे है परिसीमन आयोग। परिसीमन आयोग का गठन, संरचना, कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करें। तो देखिए, परिसीमन का मतलब क्या होगा कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना, और संविधान के भाग 5 के तहत अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद चुनाव क्षेत्र का पुनर्निर्धारण या फिर पुनर्समायोजन किया जाएगा, लेकिन इसके लिए संसद विधि द्वारा प्रावधान करेगी। और इसी तरह भाग 6 के अनुच्छेद 170 में राज्य विधानमंडलों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, और 1971 तक इसी आधार पर परिसीमन नियमित होता रहा। लेकिन 42वां संविधान संशोधन किया गया, और उसके बाद प्रावधान किया गया कि पुनर्निर्धारण स्थानों का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के बाद होगी, यानी कि 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ है। और अभी तक सिर्फ 4 बार परिसीमन हुआ है, 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में, यानी कि 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया। तो 2000 मतलब कि 42वां संविधान संशोधन किया गया इंदिरा गांधी की सरकार के समय, और उस समय क्या बताया गया कि 2001 की जनगणना के बाद ही फिर से परिसीमन होगा, यानी कि 1981 और 1991 में जो जनगणना हुआ उसके बाद परिसीमन नहीं हुआ है। और इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो उस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा था उसको बढ़ावा दिया जा सके, ताकि उस परिवार नियोजन कार्यक्रम की वजह से जिन राज्यों मतलब कि जिन राज्यों में सफल हुआ था वो योजना, उन राज्यों को परिसीमन की वजह से नुकसान ना हो जाए। तो परिसीमन आयोग में परिसीमन का अर्थ क्या हो गया कि चुनाव क्षेत्र का निर्धारण करना। आर्टिकल 82 जो कि भाग 5 में आते हैं, उसमें क्या बताया गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद से परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा या फिर निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। और भाग 6 में क्या है कि अनुच्छेद 170 में राज्य विधानमंडल के लिए सीटों का आवंटन किया जाएगा, और ये 1971 तक इसी आधार पर परिसीमन होता रहा। लेकिन फाइनली 42वां संविधान संशोधन किया गया और परिसीमन आयोग को 2001 तक ब्रेक कर दिया गया, स्टॉप कर दिया गया। फाइनली 1981 और 91 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ, और अभी तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। तो संसद ने पुनः 2001 में 84 संविधान संशोधन पारित किया, और इसको क्या कर दिया कि 2026 तक संसद या फिर राज्य विधानमंडल की सीटों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और फाइनली निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के आंकड़े के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो कि 42वां संविधान संशोधन किया गया था और बोला गया कि 2001 तक जो भी सीट है वो संसद या फिर विधानमंडल के लिए उनका पुनर्निर्धारण 2001 की जनगणना के बाद होगा। ये 42वां संविधान संशोधन में बताया गया, लेकिन फिर से 84वां संविधान संशोधन किया गया 2001 में, क्योंकि 2001 में 42वां संविधान संशोधन के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन किया जाना चाहिए था, लेकिन 2001 में 84वां संविधान संशोधन किया गया और फिर से प्रावधान किया गया क्या कि 2026 तक संसद और राज्य की मंडल के सीटों का निर्धारण 2026 के बाद होगा, और वो भी 2001 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार होगा। यानी कि अभी 2024 चल रहा है, 2024 के बाद 2025 और 2026, तो 2026 में फिर से सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा, और वह निर्धारण 2001 की जनगणना के अनुसार होगा, न कि 2021 की जनगणना अभी तक हुई नहीं है और 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं होगा। तो 1952, 1973, 63 और 2000 अभी तक देश में 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। संसद ने परिसीमन के लिए 2002 में कानून बनाकर वर्तमान परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान किया। हालांकि संविधान में परिसीमन आयोग संबंधी कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं है, और परिसीमन आयोग की संरचना त्रिसदस्यीय है। देखी थी कि शुरुआत में जो चुनाव आयोग था वो भी 1 सदस्य था, लेकिन बाद में तारकमंडल समिति की सिफारिश पर त्रिसदस्यीय कर दिया गया, और परिसीमन आयोग भी अभी त्रिसदस्यीय है। इसका अध्यक्ष कौन होंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के या तो वर्तमान या तो भूतपूर्व न्यायाधीश होंगे, जिनकी नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति करेंगे। और आयोग का अध्यक्ष कुलदीप सिंह को बनाया गया। तो जो सदस्य होंगे वो क्या होना चाहिए, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। फिर क्या है कि प्रत्येक राज्य के मामले में उस राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यानी कि एक तो सेंटर में हो गया भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त,
और एक राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, तो वे भी सदस्य होंगे। और इस आयोग ने भी अपना रिपोर्ट सौंप दिया, जिसके आधार पर वर्तमान चुनाव क्षेत्र प्रभाव में आ चुके हैं। अब एक आयोग अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक राज्य से उस राज्य के संदर्भ में 5 लोकसभा सदस्य और 5 विधानसभा सदस्यों को चुनता है, जो परिसीमन में आयोग को सलाह देता है, और इसे सहयुक्त सदस्य कहा जाता है। यानी कि परिसीमन से संबंधित सलाह देने के लिए जो भारत के जो मुख्य निर्वाचन जो परिसीमन आयोग है, वे राज्य के संदर्भ में 5 लोकसभा से सदस्य लेते हैं और 5 विधानसभा से सदस्य लेते हैं, ताकि वे उनको परिसीमन से संबंधित सलाह दे सकें। तो इन्हीं सदस्यों को सहयुक्त सदस्य भी कहा जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ राय दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि आप इस प्रकार से कीजिए, ये मतदान नहीं कर सकते हैं। तो परिसीमन आयोग का कार्य और शक्ति क्या है कि यह अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करते हैं, सदस्यों की नियुक्ति स्वयं करते हैं, यानी कि 5 लोकसभा के सदस्य कौन कौन होंगे ये खुद लेंगे, और विधानसभा से कौन होंगे ये खुद तय करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के कार्य में मदद हेतु विशेष अधिकार भी मांग सकते हैं। परिसीमन हेतु आवश्यक अभिलेख, प्रपत्र, ये सबसे संबंधित सलाह सरकार से मांग सकते हैं और साक्ष्य हेतु गवाह को बुला सकते हैं। फिर कि संविधान के प्रावधानों के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित करना और समानुपातिक रूप से शेष सीटों की संख्या भी तय करती है, और आयोग आरक्षित स्थानों को भी पुनर्निर्धारण कर सकता है। तो जब हम लोग पंचायती राज पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे क्या कि ST SC के लिए सीटों का रिजर्वेशन रहता है, या फिर हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़े थे, वहाँ पे भी हम लोग देखे थे कि ST SC और या फिर अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सीटों का आरक्षण रहता है। तो कहाँ पर ST के लिए कितना सीट रहेगा, SC के लिए कितना सीट रहेगा, ये सारा डिसीजन कौन तय करेगा, तो निर्वाचन आयोग के परिसीमन आयोग के द्वारा ही तय किया जाएगा। और परिसीमन आयोग का निर्णय ही क्या होगा, अंतिम होगा, और इसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो परिसीमन आयोग में क्या क्या देख लिया हम लोग। तो परिसीमन आयोग का गठन के बारे में प्रावधान किया गया है, मतलब भाग 5 के तहत अनुच्छेद 82 में कहा गया कि प्रत्येक जनगणना के बाद निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। लेकिन 1971 तक ये होते रहा। फिर 42वां संविधान संशोधन किया गया। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार था और उस समय परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा था। तो ऐसी स्थिति में 42वां संविधान संशोधन के बाद 1981 और 1991 में जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ, क्योंकि उस संविधान संशोधन में बता दिया गया क्या कि 2001 के बाद 2001 की जनगणना के आधार पर फिर से परिसीमन होगा, ताकि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम चल रहा है उसको सफल बनाया जा सके। फाइनली 2001 में परिसीमन होना था, लेकिन उस समय फिर से 84वां संविधान संशोधन किया जाता है, और इस परिसीमन आयोग का गठन का प्रावधान जो है ये 2026 तक ले जाया जाता है। यानी कि 2026 में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, और वो भी 2001 की जनगणना के अनुसार होगा। और अभी तक भारत में मुख्य रूप से 4 बार ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, जैसे कि 1952 में, 1963 में, 1973 में और 2002 में। सदस्य कौन होंगे इनके, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे, जिनका नियुक्ति कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे। इनका कार्य क्या है कि ये अपनी प्रक्रिया का निर्धारण स्वयं करेंगे कि किस प्रकार से परिसीमन करना है। इनके अलावे जो ये 5 लोकसभा से और 5 विधानसभा से सदस्य को चुनते हैं सलाह के लिए, जिनको सहयुक्त सदस्य भी कहा जाता है, तो ये उनको खुद चुनेंगे। फिर आगे क्या है कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार से मदद भी मांग सकते हैं। फिर कौन सी जगह पर कितने सीटों का आवंटन ST के लिए SC के लिए किया जाएगा, ये सारा तय कौन करेंगे, तो परिसीमन आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। और ये जो भी डिसीजन लेंगे वो अंतिम होगा, इस पर किसी भी न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा या फिर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो वर्तमान परिसीमन आयोग लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के लिए सीटों का पुनर्निर्धारण कर रहा है। आयोग परिसीमन संबंधी अपना प्रारूप पेश कर चुका है तथा विभिन्न राजनीतिक दलों की आपत्ति एवं आशंकाओं पर विचार कर रहा है। तो ये हो गया हम लोग का परिसीमन आयोग खत्म हो गया। तो बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, ईजी है ये सारा टॉपिक। तो एक से 2 बार अगर आप लोग PDF को पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। अब आगे है चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख आयोग एवं उनकी सिफारिशों का वर्णन करें। तो हम लोग क्या देखें, पहला क्वेश्चन में कि भारत क्या लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसे में लोकतांत्रिक देश में चुनाव सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना किया जाना चाहिए। लेकिन समय समय पर देखा गया क्या कि कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, तो कभी वर्ग के नाम पर, कभी उच्च वर्ग, कभी निम्न वर्ग, या फिर कभी आरक्षण के नाम पर जो नेता लोग हैं वे अपना वोट बैंक रेडी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए खतरा साबित हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव में सुधार करने के लिए बहुत सारे आयोग का गठन किया गया। उन्होंने अपने अपने सिफारिशें दी ताकि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से किया जा सकेगा, जिसमें से हम लोग का तारकोंडे समिति हो गया, फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गया,
फिर दिनेश गोस्वामी समिति हो गया। तो इन लोगों की जो सिफारिश है उनको इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। तो भारत में चुनाव सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और आज़ादी के बाद से ही चुनाव आयोग जब सक्रिय हुआ तो उसे प्रत्येक दशक में नए नए चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आयोग ने स्वयं के द्वारा उठाए गए सुधार प्रयासों के साथ विशेषज्ञ स्तर पर कमेटी गठित की और चुनाव संबंधित सुधारों को मूर्त रूप देने की कोशिश की। इस प्रक्रिया के तहत तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति आदि ने चुनाव सुधार के लिए अपनी अपनी सिफारिशें दी, जिसका संक्षिप्त में वर्णन इस प्रकार है। तो तारकुंडे समिति, इन्होंने क्या सिफारिश दी जिससे कि चुनाव में सुधार हो सके। तो इन्होंने क्या बताया कि जो वयस्क मताधिकार की आयु है 21 वर्ष, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए। और इसके लिए 1989 में राजीव गांधी की सरकार के समय 61वां संविधान संशोधन किया गया और फाइनली वयस्क होने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई और इसको कानूनी अधिकार भी बना दिया गया। फिर क्या कि निर्वाचन के लिए व्यय राशि निर्धारित की गई और इस समिति की सिफारिश के आधार पर समय समय पर राशियों में परिवर्तन भी किया जाता रहा। जैसे शुरू में लोकसभा के निर्वाचन के लिए 25 लाख था, जो कि वर्तमान में बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया। और विधानसभा चुनाव के लिए शुरू में ये 16 लाख था और वर्तमान समय में इसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया गया। तो तारकुंडे समिति ने बताया था कि चुनाव में जो राशि खर्चा किया जा रहा है उसका लिमिटेड किया जाए और प्लस समय समय पर इसमें परिवर्तन भी किया जाएगा। फिर एक नामांकन राशि की चुनाव प्रत्याशी में जो भी खड़े होंगे उनको नामांकन राशि भी जमा करना होगा। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव व्यय का लेखा जोखा निर्वाचन आयोग के समक्ष पेश करेंगे। तो ये सारा जो सिफारिश है ये तारकुंडे समिति का सिफारिश है और तारकुंडे समिति की सिफारिश के बावजूद भी बूथ कब्जा होते रहा, बोगस वोटिंग होते रहा। तो इसी को रोकने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया, यानी कि तारकुंडे समिति की सिफारिश को लागू किया गया और उसके बाद भी बोगस वोटिंग, बूथ कब्जा ये सब देखने को मिला, जिसके परिणाम स्वरूप दिनेश गोस्वामी को समिति के गठन किया गया। और उन्होंने सिफारिश कर दी कि जो अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर फिर से मतदान होना चाहिए और मतदान होने के लिए ईवीएम मशीन का प्रयोग होना चाहिए ताकि जल्दी वोटिंग हो सके और जो बूथ लूटा जा रहा है उस पर नियंत्रण किया जा सके। फिर क्या था कि जो मतदाता पत्र होगा उसमें जो मतदाता होंगे उनका फ़ोटो भी होना चाहिए। फिर निर्वाचन के संबंध में दायर याचिका की शीघ्र सुनवाई की जाए। यदि किसी कारणवश केंद्र या फिर राज्य स्तर के सदन का कोई स्थान खाली हो जाए तो 6 माह के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। तो ये सारा चीज़ दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश की गई थी। तो इस सबसे पहला क्या था हम लोग का कि तारकुंडे समिति, इन्होंने क्या बताया कि जो वयस्क मताधिकार की उम्र है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाना चाहिए, कर दिया गया। फिर क्या है कि निर्वाचन के लिए जो भी राशि खर्चा किया जा रहा है उसको लिमिटेड किया जाना चाहिए और प्लस समय के अनुसार उसको बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे कि पहले कितना था 25 लाख लोकसभा के लिए, जो कि वर्तमान में इसको बढ़ाकर 90 लाख कर दिया गया। लेकिन कहीं से नहीं लगता है कि 90 लाख का चुनाव में मोदी पीएम बनेंगे, तो बहुत ज़्यादा अभी भी यूज होता है पैसे का। फिर उसी प्रकार से विधानसभा का चुनाव का बात किया जाए तो उसमें 16 लाख, जबकि अभी बढ़ाकर उसको 40 लाख कर दिया गया। फिर क्या है कि जो भी प्रत्याशी होंगे उनको नामांकन के लिए राशि जमा करना होगा और इसके बावजूद भी बूथ कब्जा, बोगस वोटिंग देखने को मिला, जिसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया। और उन्होंने क्या बोला कि जिन जगह पर बूथ कब्जा हो रहा है या फिर बोगस वोटिंग हो रहा है उस पर फिर से मतदान किया जाना चाहिए। मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम मशीन का प्रयोग किया जाना चाहिए। मतदाता का जो पहचान पत्र होगा उसमें उनकी फ़ोटो होनी चाहिए और निर्वाचन के संबंध में जो भी दया याचिका दायर की जाएगी उसकी सुनवाई शीघ्र होनी चाहिए। और यदि किसी कारणवश केंद्र या फिर राज्य के सदन का कोई स्थान खाली हो जाएगा तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अगर इन सारी चीज़ों को लागू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो भी निर्वाचन संबंधी विसंगति है उसको दूर करने में काफ़ी सफलता हासिल होगी। तो इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए 10वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त TN सेशन जो थे उन्होंने इन सारी सिफारिशों को लागू की, जिसमें विशेषकर मतदाता फोटो पत्र, पहचान पत्र, अवैध रूप से लूटे गए बूथों पर पुनः मतदान, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग। लेकिन इन समिति के अतिरिक्त चुनावी व्यय के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी और इसी संदर्भ में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने अपनी सिफारिश दी। यानी कि जो वहाँ पे बताया गया था तारकुंडे समिति में कि चुनाव से संबंधित जो व्यय है उस पर कंट्रोल करना चाहिए, प्लस समय के अनुसार उस पर परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो उससे संबंधित कोई भी जो 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे उन्होंने लागू नहीं किया, इनके अलावा सारी चीज़ों को लागू किया। तो उन्हीं सारे चीज़ों को, यानी कि जो व्यय से संबंधित व्यवस्था नहीं थी, तो इसी के संदर्भ में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। इन्होंने क्या बताया
कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार के द्वारा वहन किया जाना चाहिए और वार्षिक आयकर रिटर्न दाखिल करने में असफल रहने वाले दल या फिर प्रत्याशी को चुनावी आर्थिक सहायता नहीं मिलनी चाहिए। 10,000 से अधिक चंदा ड्राफ्ट या फिर चेक के रूप में होना चाहिए, जिसका संपूर्ण विवरण निर्वाचन आयोग को सौंपा जाना चाहिए। तो इंद्रजीत गुप्ता समिति ने चुनावी व्यय के संबंध में ये सारी सिफारिशें पेश की। इसके बाद क्या हो गया कि इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिश के पश्चात केस संथानन समिति चुनाव सुधार के संदर्भ में सुझाव देते हुए कहा कि निर्वाचन में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अर्हता होनी चाहिए। फिर कि निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन समय समय पर होना चाहिए, राजनीतिक दल का निबंधन हो और निर्वाचन मंडल के अंतर्गत आने वाले नागरिकों की नामावली नवीनतम बनाई जानी चाहिए। यानी कि चुनाव से संबंधित कौन कौन समिति हो गया, तो तारकोंडे समिति हो गया, दिनेश गोस्वामी समिति हो गया जो कि तारकोंडे समिति के बाद आया, फिर इंद्रजीत गुप्ता समिति हो गए और उसके बाद हम लोग का केस संथानन समिति देखने को मिल रहा है। तो ये सारा समिति पूछ सकता है कि चुनाव से संबंधित निम्न में से कौन सा समिति नहीं है करके, तो ध्यान रखना ये सब। तो उपरोक्त सुधार किसी न किसी रूप से चुनावी विसंगति को दूर करने में सहायक रहा। दल बदल प्रयोग इस प्रकार हो रहा था कि राजनीति में अस्थिरता होती जा रही थी। यानी कि जैसे कि दल बदल में क्या हो गया कि हम बीजेपी से खड़े हैं, लेकिन चुनाव हुआ क्योंकि हम बीजेपी के मेंबर हैं, इसीलिए आप हमको वोटिंग किए और हम जीत गए। लेकिन जीतने के बाद हम जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, तो कहीं ना कहीं आप वोट हमको बीजेपी के सदस्य होने के नाते दिए थे, लेकिन हम चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में शामिल हो गए। तो इसी के लिए लाया गया था दल बदल कानून, ताकि अगर हम बीजेपी से खड़े हैं तो हम बीजेपी के ही सदस्य रहेंगे और अगर हम कांग्रेस ज्वाइन करते तो ऐसी स्थिति में मेरी सदस्यता को रद्द की जाएगी। तो इसे देखते हुए 2004 में 97वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो निस्संदेह दल बदल को रोकने में कारगर साबित हो सकती थी और इसके फलस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता समाप्त हो सकती है, जो बार बार चुनाव को रोकने के लिए कारगर उपाय है। तो ये सारा समिति हो गया हम लोग का चुनाव में सुधार करने के लिए जो भी गठन किया गया था। अब भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार, यहाँ पे मतदाता व्यवहार प्रणाली, भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार प्रणाली को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, स्पष्ट करें। तो इसमें क्या है कि लोकतंत्र प्रणाली में शासन का वास्तविक बागडोर किसके हाथ में, जनता के हाथ में, क्योंकि जनता जिसको चुनेगी सरकार उसी की बनेगी और जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही जनता के प्रति उत्तरदायी होकर शासन की कार्रवाई करते हैं। तो जनप्रतिनिधि की नियुक्ति वयस्क नागरिकों के द्वारा होते हैं और वयस्क नागरिक अपने मतदान के माध्यम से जनप्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं और जनता को यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 में दिया गया है। मतदान लोकतंत्र में पवित्र प्रथा, व्यक्ति तथा मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित है। यानी कुल मिला के शासन का वास्तविक बागडोर जनता के हाथ में है, जनता जिसको चुनेगी सरकार उसी की बनेगी, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी प्रक्रिया होती है जो कि लोकतंत्र को बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें क्या जो नेता लोग हैं वे जाति, फिर धर्म, फिर वर्ग के नाम पर या फिर धीरे धीरे आरक्षण देने का प्रावधान शुरू करने लगे, जिससे कि हर नेता अपना अपना वोट बैंक रेडी करने में सक्षम हो पाए। तो जैसा कि लाइन में लिखा गया है कि सारा शासन का वास्तविक बागडोर जनता के हाथ में है, लेकिन जनता को भी ये नेता प्रभावित कर रहे हैं। कैसे, तो जैसे कि क्षेत्रीयतावाद, तो क्षेत्रीयतावाद की वजह से क्षेत्रीय पार्टी सबका उदय हो रहा है, क्योंकि क्षेत्रीयतावाद में क्या है कि मतदाता अपने क्षेत्रीय समस्याओं से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। यानी कि हमारे क्षेत्र में जो समस्या है उस जो नेता उस समस्या को सॉल्व करेंगे उसी को हम लोग वोट करेंगे, और क्षेत्रीय समस्या के विद्यमान रहने के कारण ही आज लोकतंत्र में क्षेत्रीय पार्टी का उदय हुआ है और यह क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई होती है और इसी कारण वर्तमान में राष्ट्रीय दलों के ऊपर क्षेत्रीय पार्टी होती है। इसके फलस्वरूप ही वर्तमान में क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ हो रहे हैं। फिर एक जातिवाद अगला है। तो जातिवाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है वर्तमान में। कैसे, तो मतदाता को प्रभावित करने में इसी कारण जिस क्षेत्र में जिस जाति का बहुलता पाई जाती है उसी जाति के उम्मीदवार को खड़ा किया जाता है। जैसे कि अगर मेरे क्षेत्र में मुसलमान आबादी ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में मेरे क्षेत्र से मुसलमान कैंडिडेट को ही खड़ा किया जाएगा, या फिर कहीं पे हिंदू आबादी ज़्यादा है तो उस क्षेत्र से हिंदू आबादी को ही खड़ा किया जाएगा, क्योंकि उसके जीतने का चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, ताकि जाति के नाम से मतदाता को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और वर्तमान में जाति पूछकर और पहचान करके मत दिया जाता है। उम्मीदवार का व्यक्ति, तो उम्मीदवार का व्यक्तित्व यानी कि किस प्रकार का व्यक्तित्व है उसका, तो वह भी हर मतदाता को अपनी ओर आकर्षित करने में काफ़ी सफलता हासिल करती है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा व्यक्तित्व का हो तो वह इस आधार पर विजयी हो जाता है, चाहे वह किसी भी दल से क्यों ना हो। जैसे मेरा छवि अगर बहुत अच्छा है
तो और अगर हम किसी भी पार्टी से खड़ा होते हैं तो लोग मेरे छवि के आधार पर हमको वोटिंग करेंगे, ना कि हम इस क्षेत्र से आते हैं या फिर इस हम जाति के हैं या हम इस वर्ग के हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि मेरे व्यक्तित्व के आधार पर हम चुनाव जीत जाएंगे। और व्यक्तित्व उजागर के कारण ही इंदिरा गांधी 1980 के दशक के चुनाव में मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व भी मतदाता को आकर्षित करने में काफ़ी सफल रहा है। यानी कि मोदी के नाम पर ही बहुत सारे सांसद ऐसे जीत जाते हैं। फिर एक सहानुभूति की लहर। सहानुभूति की लहर क्या हो गया कि मान लीजिए कि कोई नेता है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उनका नाती, बेटा, बेटी कोई भी अगर खड़ी होती है तो सारा सहानुभूति उनके प्रति आ जाता है और वे इजीली चुनाव में जीत जाते हैं। जैसे कि देखने को मिला था 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी और इनकी हत्या के फलस्वरूप चूँकि इंदिरा गांधी कांग्रेस से थी तो कांग्रेस के प्रति सहानुभूति बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों में आ गया था। और जब 1984 में फिर से लोकसभा का चुनाव हुआ तो सभी मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से वोट दिया और 2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी कराई। इसी प्रकार से 1991 में राजीव गांधी की मृत्यु हुई और उनके फलस्वरूप फिर से क्या हुआ, सहानुभूति की लहर दौड़ पड़ा। और किसी जनप्रतिनिधि की मृत्यु के फलस्वरूप उपजी सहानुभूति के कारण उसकी पत्नी, संतान या फिर उम्मीदवार चुनाव जीतने में सफल होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय मतदाताओं पर सहानुभूति की लहर भी व्यापक प्रभाव डालती है। फिर आगे है राजनीतिक दल की संरचना एवं सिद्धांत। तो राजनीतिक दल की संरचना भी मतदाता को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। जैसे कि कांग्रेस सरकार में काफ़ी लंबी अवधि तक सरकार चलाने का तजुर्बा है और इसी तजुर्बे को देखते हुए इस पार्टी की ओर अभी भी रुझान है। और इसी का परिणाम रहा है कि कांग्रेस के संकटपूर्ण स्थिति के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी के रूप में विद्यमान है। वर्तमान में बीजेपी फिर सेकंड क्या हो गया, कांग्रेस हो गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस, ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए कांग्रेस अभी भी क्या है, द्वितीय सबसे बड़ा पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। फिर है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लगता है कि राज्य की सरकार विषम परिस्थितियों के बावजूद भी इतनी अधिक बहुमुखी दल को लेकर सरकार को स्थायित्व प्रदान की है और इसकी यह संरचना भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मतदाताओं को प्रभावित किया। यानी कि अभी भी बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस के नाम पर वोटिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है देश को चलाने के लिए। फिर एक धन का लोभ और अन्य सुविधाओं का प्रलोभन, ये तो भयंकर तरीके से देखने को मिल रहा है। तो अधिकांश भारतीय मतदाता अपने मत का मूल्य नहीं समझ सकते हैं और गरीबी, अशिक्षा एवं जागरूकता के अभाव के कारण मतदाता धन के लोभ में आकर धन देने वाले प्रत्याशी के पक्ष में मत करते हैं। जो भी प्रत्याशी धन देते हैं आम जनता को, वे आम जनता उन्हीं को वोटिंग दे देते हैं, वोट कर देते हैं। क्योंकि यहाँ की जनता क्या सीधे साधे हैं, शिक्षित नहीं है, उतने ज़्यादा जागरूकता का अभाव है, जिसके वजह से जो नेता है वे इन सभी लोगों के वोटों का मिसयूज करना शुरू कर देते हैं। फिर एक मतदाता प्रत्याशी के व्यक्तित्व को समझ पाने में असमर्थ होता है और प्रत्याशी चुनाव के दौरान मतदाताओं को अन्य सुविधाओं का प्रलोभन देते हैं या देने का वादा करते हैं और मतदाता प्रलोभन के कारण भी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करते हैं। जैसे कभी झारखंड की विधानसभा चुनाव में बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है। अलग अलग सरकारें अलग अलग प्रकार के दावे पेश कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की लाभ देने की बात कर रही है ताकि वे कैसे भी करके लोगों के वोट को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। फिर सांप्रदायिकता की लहर। तो सांप्रदायिकता की लहर क्या हो गया, तो इसमें धार्मिक कट्टरता के फलस्वरूप इस तरह की लहर में मतदाता प्रभावित होते हैं। जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि आंदोलन हो या फिर बाबरी मस्जिद विध्वंस की घटना हो या अन्य दो धार्मिक गुटों के बीच तनाव हो, तो ये सब स्थिति के कारण सांप्रदायिकता की लहर पैदा हो जाती है और इस लहर से मतदाता प्रत्याशी की योग्यता पर ध्यान न देकर धार्मिक कट्टरता के कारण से प्रभावित होकर मतदान करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट हिंदू को लेकर काफ़ी ज़्यादा बोल रहा है तो हर हिंदू उसी को वोट करेगा। कोई गवर्नमेंट अगर मुसलमानों के लिए लेकर बोल रहा है तो हर मुसलमान व्यक्ति उसी को वोट करेंगे, चाहे वो जिसको वोट करें उसकी योग्यता शून्य ही क्यों ना हो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो हिंदू कर रहा है तो वोटिंग हम लोग उसी को करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। तो ये सारा कुछ फैक्ट हो गया जो कि क्या हो गया, लोकतांत्रिक देश में जो मतदाता का व्यवहार किस प्रकार से होगा उसको तय करता है, जिसमें क्षेत्रीयतावाद हो गया कि अपने अपने क्षेत्रीय वाले पार्टी को देते हैं वोटिंग। जातिवाद, जाति के नाम पर हम लोग उम्मीदवार को खड़ा करते हैं कि यहाँ पर इस जाति का ज़्यादा व्यक्ति है तो इसी जाति का एक कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए। उम्मीदवार का व्यक्तित्व किस प्रकार से होना चाहिए, जैसे कि नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो लोग मोदी जी के नाम से ही काफ़ी ज़्यादा वोटिंग करते हैं। सहानुभूति की लहर देखें आगे, यानी कि अगर किसी भी राजनेता का मृत्यु हो जाता है तो ऐसी स्थिति में सारी सहानुभूति उस पार्टी की तरफ चल जाती है और वो पार्टी को बिना सोचे समझे वोट दे देते हैं। फिर राजनीतिक दल की संरचना किस प्रकार वो भी डिपेंड करता है। फिर राजनीतिक अपराधीकरण हो गया, फिर धन का लोभ जो कि चुनाव के समय लोगों को दिया जाता है या फिर अन्य प्रकार की सुविधाओं को लालच दिया जाता है, सांप्रदायिकता की लहर, तो ये सारा चीज़ हो गया जो कि
लोकतंत्र में मतदाता को प्रभावित करते हैं। तो उपरोक्त कारक किसी न किसी रूप से मतदाता को प्रभावित करने में कारगर साबित हुई है। और उपरोक्त कारकों के अलावा कोई भी ऐसा कारक है, कई ऐसे कारक हैं जो राजनीतिक अस्थिरता का वादा, भ्रष्टाचार और समाप्ति का संकल्प, लोगों के हाथ में रोटी जैसी अनेक प्रलोभन मुद्दे भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से मतदाता को प्रभावित करते हैं। अब आगे है एक अनिवार्य मताधिकार और एक है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVM। तो इस क्वेश्चन का आप लोग खुद से एक बार पढ़ लीजिएगा, ईजी है, समझ में आ जाएगा किस प्रकार से क्या क्या दिया गया है। और इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग का जो भारत का निर्वाचन आयोग है उससे संबंधित आर्टिकल्स देख लिए, कार्य गठन परिसीमन आयोग, ये सारा चीज़ देख लिए और जो भी क्वेश्चन था उसको भी देख लिए। तो ये चैप्टर भी हम लोग का ख़त्म हो जाता है। अब 3 टॉपिक हम लोग का छूट रहा है यहाँ से, जो कि एक जनहित याचिका होगा, एक RTI होगा और एक हो जाएगा समान नागरिक संहिता। तो इन चीज़ों को अब देखते हैं। जनहित याचिका, जिसको हम PIL भी बोलते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो जो जनहित याचिका है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक सक्रियता की भूमिका का परिणाम। और न्यायिक सक्रियता क्या है? तो जब संघ की विधायिका या फिर कार्यपालिका जब किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका सक्रिय हो जाती है। तो वही स्थिति कहलाती है न्यायिक सक्रियता। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1980 के दशक के प्रारंभ में देश में इसकी शुरुआत हुई और न्यायाधीश कृष्णा अय्यर और PM भगवती PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको जनहित याचिका बोलते हैं, की अवधारणा के अग्रणी है। यानी कि न्यायाधीश कृष्णा अय्यर और PM भगवती, ये दोनों PIL की अवधारणा में सबसे पहले थे। और PIL के अंतर्गत कोई भी जन केंद्रित, नागरिक भावना से प्रेरित या नागरिक या फिर सामाजिक संगठन विषय, व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के समूह के आधारित अधिकारों का परिवर्तन के लिए न्यायालय जा सकते हैं, जो निर्धन या अज्ञानता या सामाजिक एवं आर्थिक वंचन की वजह से स्वयं न्यायालय जाने में सक्षम नहीं है। यानी कि कुल मिला के PIL में क्या हो गया कि कोई व्यक्ति गरीब है या उसको नॉलेज नहीं है, उनके मताधिकार का हनन उनके अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर अन्य वजह है जिसकी वजह से वे न्यायालय नहीं जा सकते उन चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में कोई अन्य व्यक्ति उनके अधिकार को लागू करवाने के लिए PIL दायर करवा सकते हैं और उनके अधिकारों को लागू करने के लिए अन्य व्यक्ति न्यायालय भी जा सकते हैं। तो अर्थात PIL में समाज का कोई भी व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकार को लागू करवाने और उपचार के लिए न्यायालय जा सकता है। जैसे मेरे अधिकार का हनन हुआ लेकिन हमको इतना पता नहीं है, हम गरीब हैं, तो ऐसी स्थिति में हम अपने अधिकारों को मांग करने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। लेकिन अगर सामने वाले को लग रहा है कि मेरे अधिकार का हनन हुआ है, तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति मेरे अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय जा सकता है। अब कि PIL का उद्देश्य क्या है? तो कानून का शासन को समर्थन देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की न्याय को प्रभावी पहुंच को प्रोत्साहन करना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। विशेषता में क्या आ जाएगा? तो जो निर्धन व्यक्ति है वे न्यायालय नहीं जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको न्याय प्रदान करना, जनहित का विकास और समर्थन करना, निर्धन लोगों की शिकायत और समस्याओं का निराकरण करना। और PIL के माध्यम से ही जो भी याचिका करता है उनको याचिकाकर्ता के द्वारा न्याय के लिए सहकारी प्रयास करना। और पारंपरिक कार्य की तुलना में PIL में न्यायपालिका की अवधि अधिक सक्रिय भूमिका है और यह निष्क्रिय न होकर सक्रिय है। यानी कि PIL क्या हो गया कि उन सारे व्यक्ति जो कि शिक्षित नहीं हैं, जो निर्धन हैं, जिनको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन उनके अगर अधिकारों को हनन होता है तो अन्य व्यक्ति भी इनको उनके अधिकारों को दिलाने के लिए न्यायालय जा सकते हैं। विशेषता में क्या हो गया? निर्धन समूह को न्याय प्रदान करना हो गया या फिर जनहित का विकास और उनका समर्थन करना। तो ये सारा चीज़ हम लोग का PIL के प्रमुख विशेषता में आ जाएंगे। अब है कि PIL का प्रभाव क्षेत्र क्या है? तो 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश या फिर एक दिशा निर्देश दिया जिसमें बताया गया कि PIL जो होगा वो पत्र और आवेदन के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन फिर से 1993 में और 2003 में इसी दिशा निर्देश पर संशोधन किया गया और इसमें क्या बताया गया कि जो आवेदन पत्र होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं आधारों पर PIL के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। कब? तो अगर वो बंधुआ मजदूरी के रूप में अगर हम लोग आवेदन देते हैं तो स्वीकार किया जाएगा। अपेक्षित बच्चे हो या फिर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में अगर हम लोग आवेदन देते हैं तो वो PIL के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। या फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और अगर हम पुलिस के पास गए, वो FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं, तो हम फिर PIL जमा कर सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण, पारिस्थितिकी संतुलन या फिर महिला उत्पीड़न आदि से संबंधित कोई भी अगर आवेदन है तो हम लोग जो PIL होगा वो हम लोग आवेदन के रूप में दे सकते हैं और इसे स्वीकार भी किया जाएगा। लेकिन इसके अलावा अगर कोई चीज़ होगा तो फिर भी आवेदन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अभी वर्तमान समय में PIL के दुरुपयोग से संबंधित मामले में भी वृद्धि हुई है और ऐसी स्थिति में एक मापदंड के निर्धारण की आवश्यकता है जो PIL के मामले को न्यायालय के द्वारा स्वीकृत किए जाने में सहायक हो। अतः उच्चतम न्यायालय में PIL के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए। जैसे सिर्फ महत्वपूर्ण मामले को ही PIL के रूप में स्वीकार किया जाए, अनावश्यक PIL को हतोत्साहित किया जाए। इसके लिए उच्च न्यायालय उचित नियमावली का निर्णय करे। न्यायालय प्रथम दृष्टि या आवेदक की विश्वसनीयता की जांच करे कि जो भी व्यक्ति PIL दायर कर रहा है सबसे पहले उसके बारे में पता करे, उसकी विश्वसनीयता की जांच करें। और न्यायालय जब इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि मामला व्यापक जनहित याचिका से संबंधित है तो ही जाके PIL को स्वीकार किया जाए। तो ये हो गया हम लोग का PIL। तो PIL क्या हो गया? यह न्यायिक सक्रियता की भूमिका का परिणाम है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें हम लोग का न्यायाधीश कृष्णा अय्यर और PM भगवती अग्रणी थे। और इसी के अंतर्गत क्या हो गया कि कोई व्यक्ति अगर खुद से न्यायालय नहीं जा सकता तो ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति भी उसके अधिकारों को लेकर न्यायालय जा सकता है। उद्देश्य क्या हो गया? तो कानून का समर्थन करना, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को न्याय पहुँचाना और मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना। विशेषता क्या हो गया? तो जनहित का विकास और समर्थन करना, PIL के माध्यम से याचिकाकर्ता के द्वारा न्याय के लिए सहकारी प्रयास करना और PIL में न्यायपालिका की अधिक सक्रिय भूमिका होना। प्रभाव क्षेत्र का बात करें तो क्या हो गया कि हम लोग इसको आवेदन या फिर पत्र के माध्यम से दे सकते हैं PIL, लेकिन 1993 में और 2003 में संशोधन किया गया और बोला गया कि ये सब मैटर रहेगा तो ही हम लोग आवेदन के रूप में PIL को स्वीकार कर सकते हैं। जिसमें क्या है कि बंधा मजदूरी, अपेक्षित बच्चे, श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलना, फिर पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं करना, और अगर महिला उत्पीड़न हो गया, पर्यावरण प्रदूषण और पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित होगा तो PIL को आवेदन या फिर पत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा। लेकिन इसका मिसयूज भी होने लगा, तो मिसयूज को रोकने के लिए फिर से सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिए कि जो भी PIL जमा करेंगे उस व्यक्ति की विश्वसनीयता की जाँच होनी चाहिए और अगर जब न्यायालय से संतुष्ट हो जाएगा तब भी जाके PIL को स्वीकार किया जाएगा। और अगर कोई ऐसे ही PIL जमा करता है तो फिर उसको हतोत्साहित भी किया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का PIL। अब है समान नागरिक संहिता। तो 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था और तब से लेकर आज तक समान नागरिक संहिता को पारित किए जाने के संदर्भ में हमेशा वाद विवाद होते रहा, जिसके बारे में आर्टिकल 44 में बताया गया। और संविधान सभा के सदस्य इस संहिता को लेकर काफ़ी विचार विमर्श किए और परिणाम स्वरूप क्या हो गया कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता को उपबंधित किया गया और आज़ादी के आज 70 वर्ष से अधिक हो गए फिर भी ये लागू नहीं हो सका। तो भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को जगह दिया गया, लेकिन 70 वर्ष पार होने के बावजूद भी भारत में अभी तक समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया जा सका, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे वजह हैं, उसको देखते हैं हम लोग। तो संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्रों में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण कर सकती है। और इसे भाग 4 के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट किया गया है कि इस भाग में उपबंधित तथ्य को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और फिर भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इसे क्रियान्वित करे। हम लोग देखे थे कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो वाद योग्य नहीं है, यानी कि अगर नीति निर्देशक तत्व के तहत किसी भी चीज़ का उल्लंघन होता है तो हम लोग न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो आर्टिकल 44 में समान नागरिक संहिता को जगह दिया गया था, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं, यानी कि न्यायालय के द्वारा वाद योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी सरकार से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वह इसको क्रियान्वित करे। समान नागरिक संहिता का तात्पर्य क्या हो गया कि देश के सभी नागरिक, व्यावसायिक और नागरिक मामलों पर एक कानून से तय हो, यानी कि जो भी देश के नागरिक होंगे उन पर व्यावसायिक और नागरिक मामला जो होगा उन पर एक प्रकार का कानून होगा, यानी कि किसी धर्म विशेष के लोगों को उनके धर्म के नाम पर जो भी तमाम छूट मिल रही है उनको समाप्त किया जाना चाहिए। या फिर समान नागरिक संहिता राष्ट्र एकता सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे नागरिक के प्रति भेदभाव समाप्त होगा। यानी कि समान नागरिक संहिता तभी लागू हो सकता है जब हम लोग अपने आरक्षण को छोड़ने की सबसे पहला चीज़, क्योंकि समान नागरिक संहिता यानी कि सभी लोगों के लिए एक जैसा कानून होगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में ऐसा दिखना नहीं जा रहा। आरक्षण बहुत जगह दिया गया है, तो जब तक आरक्षण खत्म नहीं होता समान नागरिक संहिता लागू हो ही नहीं सकता। इसके अलावा सबके लिए शादी का अलग अलग रीति रिवाज है, हिंदुओं के लिए अलग है, मुसलमानों के लिए अलग है, तो सबके लिए एक जैसा कानून होगा तो ही जाके ये सब चीज़ लागू होगा। तो इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए IPC की भांति ही समान नागरिक संहिता को भी लागू करना अपरिहार्य है। लेकिन आज भी विभिन्न धर्मावलंबियों को अपने कानून के तहत मिल रही छूटों से प्रलोभित होने के कारण इसे लागू करने में अड़चनें सामने आ रही है। तो समान नागरिक संहिता क्या हो गया कि सभी के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए,
लेकिन अलग अलग धर्म के नाम पर अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार की छूट मिल रही है, जिसकी वजह से भी इसको लागू करने में काफ़ी ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर रही है। तो भारत में समान नागरिक संहिता का विरोध इस्लाम मतावलंबियों के द्वारा किया जाता रहा है। उनका कहना है कि इस अनुच्छेद को नहीं मानेंगे और उनके कुरान में जो चीज़ बताया गया उसी चीज़ को मानेंगे और उसी पर अमल करते रहेंगे, और अगर लागू हो भी जाता है तो समान नागरिक संहिता पर अमल नहीं करेंगे। समान नागरिक संहिता के विषय में पुनः इस बात को लेकर चर्चा उभर आई है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के सुझाव से बीजेपी के द्वारा बार बार उठाए जाने वाले विवादास्पद मुद्दों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा अनुच्छेद 44 है। तो बीजेपी के द्वारा इस मुद्दा को काफ़ी ज़्यादा उठाया जाता है और कुछ समय पहले फिर से ये न्यूज में आया था आर्टिकल 44। तो उच्चतम न्यायालय ने यह सुझाव दिया कि समान नागरिक संहिता के मुद्दों को इस प्रकार रखा जाए कि कानून बनाने के साथ ही भेदभाव भी मिट जाए, या फिर अनुच्छेद 44 होने के चलते मुसलमानों को जो भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है इस पर भी अमल करने का सुझाव दिया जाए। जो संघ परिवार या बीजेपी ने समान नागरिक संहिता की वकालत शुरू की है वही यह बताने में असमर्थ है कि लागू की जाने वाली समान नागरिक संहिता कैसी होगी, शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और वसीयत जैसे मामलों पर आदर्श कानून क्या होगा। यानी बीजेपी जो बोलते हैं कि समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, हालांकि उन्हीं को एग्जैक्टली नहीं पता है कि जब समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी तो वो किस प्रकार से होगी, शादी का रीति रिवाज किस प्रकार से होगा सभी नागरिकों के लिए, तलाक किस प्रकार से होगा, जैसे हिंदू धर्म में तलाक के लिए अलग प्रक्रिया है, मुसलमान धर्म में तलाक के लिए अलग प्रक्रिया है, उत्तराधिकारी, वसीयत, ये सारे मामलों पर सबसे अच्छा कानून क्या होगा जो कि पूरे देश में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं करेगा बल्कि हर कोई उसको मानने के लिए भी सहमत होगा। तो आखिर बीजेपी गवर्नमेंट भी इसको बताने में असफल हो रही है। आगे है कि समान नागरिक संहिता देश में लागू तभी हो सकता है जब विभिन्न पर्सनल विधि के अनुसार विभिन्न धर्म के धर्मावलंबियों को अलग अधिकार प्रदान किया जाए। समान नागरिक संहिता को लागू होने की स्थिति में हिंदू विधि में काफ़ी बदलाव करना होगा, क्योंकि हिंदू विधि में स्त्रियों के अधिकार के खिलाफ जितने भी बात कही गई है उसे समाप्त करना होगा। अर्थात अनुच्छेद 44 को तब तक लागू नहीं किया जा सकता जब तक कि महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को समाप्त नहीं किया जाएगा। और देश में अनुच्छेद 44 को लागू करवाने के लिए हिंदू विधि में शादी, तलाक, उत्तराधिकारी और वसीयत इत्यादि को बदलना होगा। तो समान नागरिक संहिता अगर लागू होता है देश में तो सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होगा वो हिंदू विधि में ही करना होगा। हिंदू में ही किस प्रकार से शादी होगा, तलाक होगा, उत्तराधिकारी, वसीयत, इस सबको बदलना होगा कंप्लीट पूरी तरीके से। प्लस क्या होगा कि महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहा है उनको भी समाप्त करना होगा, उनके अधिकार को उनको देना होगा। तो अगर ये सारा चीज़ नहीं होता है तो फिर समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगा, और अगर होता है तो हिंदू में ही सबसे ज़्यादा परिवर्तन करना होगा। जैसे अब शादी और तलाक, तो हिंदू विवाह कानून अधिनियम 1955 इसके अनुसार ये व्यवस्था है कि कोई भी हिंदू लड़का या लड़की तब तक किसी दूसरे धर्म के लड़के या फिर लड़की से विवाह नहीं कर सकता जबकि वह हिंदू धर्म को न अपना ले। तो 1955 हिंदू विवाह कानून अधिनियम के तहत हिंदू लड़का अन्य धर्म के लड़के से शादी कर सकता है, हिंदू लड़की भी अन्य धर्म के लड़के से शादी कर सकती है, लेकिन जो भी अन्य धर्म के होंगे उनको सबसे पहले हिंदू धर्म को अपनाना पड़ेगा, तो ही जाके ऐसा होगा। और विशेष विवाह अधिनियम के तहत यह प्रावधान है कि विवाह के लिए पुरुष का उम्र 21 वर्ष होना चाहिए और महिला का उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। और यदि अनुच्छेद 44 के तहत इस तरह के प्रमाण का अनिवार्य बना दे तो बाल विवाह में स्वतः रोक लग जाएगी और उम्र प्रमाण पत्र के बगैर शादी को मान्यता नहीं मिलेगी, जिससे हिंदू समाज में स्वतः उथल पुथल हो जाएगा। क्योंकि हिंदू समाज में लड़के के लिए उम्र तो 21 डिसाइड किया गया और लड़कियों के लिए 18 वर्ष डिसाइड किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में देखा जाता है, हमारे गाँव में देखा जाता है क्या कि बहुत सारे बच्चों की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में ही कर दिया जा रहा है। तो अगर ऐसा हो जाता है, आर्टिकल 44 के तहत ये फिक्स कर दिया जाता है कि 21 साल होने पर ही पुरुष का शादी होगा और 18 साल होने पर ही लड़कियों का शादी होगा, तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज में बहुत ज़्यादा उथल पुथल शुरू हो जाएगा। फिर हिंदू उत्तराधिकारी की बात करें, जो उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 में कोई व्यक्ति को अपनी पूरी संपत्ति किसी के नाम करने की छूट है, यानी कि कोई एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति के नाम कर सकते हैं, लेकिन पुत्री को अपने पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा तभी मिल सकता है जब वो बिना कोई वसीयत लिखे ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। और हिंदू पर्सनल लॉ में हिंदू महिलाओं को संपत्ति विभाजन का अधिकार नहीं है, अर्थात पैतृक संपत्ति में महिला का कोई हिस्सा नहीं मिलता है। और यहाँ तक है कि अगर हिंदू धर्म में अगर महिला को संपत्ति दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में महिला का उसके जो मायके हैं वहाँ से सारे संबंध टूट जाते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। फिर अनुच्छेद 44 के बनने की संभावना कम ही है, क्योंकि हिंदू समुदाय के पुरुष को हिंदू पर्सनल लॉ के तहत उन्हें स्त्रियों के मुकाबले ज़्यादा अधिकारों को त्याग करना होगा, क्योंकि हिंदू समुदाय में पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया गया महिलाओं की तुलना में।
तो अगर आर्टिकल 44 लागू हो जाता है तो कहीं ना कहीं पुरुषों को ज़्यादा अधिकार का त्याग करना होगा, जो कि इनके लिए नेगेटिव साबित होगा। तो इसी प्रकार से मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी बहुत सारे दोष पाए जाते हैं जो कि समान नागरिक संहिता को लागू कराने में बाधा पहुंचाती है। तो ये सारा तो हिंदू को लेकर हो गया, तो मुसलमान में भी ऐसा ही है। तो इसे दूर कर ही समान नागरिक संहिता की संकल्पना कर सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित बदलाव अनिवार्य है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने लॉ पर जोर देते हैं और उनका मानना क्या है कि अगर यूसीसी लागू हो भी जाता है तो वे कुरान को ही मानेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये दूसरी ओर समानता की मांग करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, और अपने लॉ पर भी, पर्सनल लॉ जो भी हो गया कुरान, उस पर भी बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ में 3 तलाक से विवाह विच्छेद होती है, जिससे गुजारा भत्ता की व्यवस्था का न होना और उत्तराधिकारी के मामले में स्त्रियों का अधिकार कम होना, अर्थात मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम पर्सनल लॉ की गलतियों का निरंतर शिकार हो रही है। फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ सभी कानूनों का घोलमेल है, जबकि मुस्लिम कट्टरपंथियों का कहना है कि यह कुरान पर आधारित है, जबकि अधिकांश अधिकार आईपीसी की धाराएं मुस्लिम समाज पर पहले से ही लागू है। फिर क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बेवजह तोगड़िया जैसे लोगों के हाथों में डंडा थमा देता है, जो कि मुसलमानों पर प्रहार करे। तो ये सारा चीज़ कुछ खामियां होगी जो कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी है, जो कि यूसीसी को लागू कर उसको सफल बनाने में कहीं ना कहीं अड़चन उत्पन्न कर रही है। निष्कर्ष क्या बोल सकते हैं कि समान नागरिक संहिता की संकल्पना तभी लागू कर सकते हैं जब सभी लोगों को समान अधिकार दिया जाए। कोई भी हिंदू नहीं, कोई भी मुसलमान, जैन, पारसी करके नहीं, भारत का नागरिक होने के नाते अगर उनको अधिकार दिया जाता है तो ही ये सफल हो पाएगा। अतः हमें अपने अपने पर्सनल लॉ के नाम पर जो भी छूट मिल रही है उसको छोड़ना पड़ेगा। देश में एक कानून के नियम का स्वागत करना होगा और तभी संविधान के मूल आदर्शों में वर्णित लक्ष्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का सपना पूर्ण हो सकता है और समान नागरिक संहिता देश के राष्ट्र एकीकरण के लिए अपरिहार्य है। तो ये हो गया हम लोग का समान नागरिक संहिता, जिसके बारे में आर्टिकल 44 में दिया गया। अब एक है हम लोग का सूचना का अधिकार, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो इसमें क्या देखते हैं, तो यह कानून 2005 में पूरे देश में लागू हुआ और इस अधिनियम के द्वारा क्या हो गया कि आम जनता को यह अधिकार मिल गया कि वह किसी भी सरकारी विभाग से सूचना की मांग कर सकते हैं और सरकार के द्वारा वित्त पोषित अगर कोई संस्था है तो वहाँ से भी हम लोग सूचना की मांग कर सकते हैं और इससे सरकारी संस्थाओं में पारदर्शिता एवं जिम्मेवारी आती है। जैसे कोई भी सरकारी संस्था वो किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कितना कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ हम लोग आरटीआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो सूचना के अधिकार पर क्या क्या अधिकार है, जैसे कि कार्य दस्तावेज व अभिलेख का निरीक्षण कर सकते हैं, दस्तावेजों व अभिलेखों का नोटिस ले सकते हैं हम लोग, या फिर अभिप्रमाणित प्रति या फिर कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट आउट, फ्लॉपी या फिर किसी अन्य स्रोत से सूचना प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सूचना के अधिकार का अपवाद है, तो इस कानून की धारा 8 में उन कारणों व अपवादों को लेकर जिसके बारे में सूचना नहीं दी जा सकती है। जैसे सूचना का अधिकार है जो कि 2005 में लागू हुआ, यानी कि हम लोग कोई भी सरकारी संस्था या फिर सरकार के द्वारा वित्त पोषित संस्था से हम लोग सूचना की जानकारी ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है जहाँ से हम लोग सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई ऐसी सूचना मांगी जाए जिससे सांसद या विधानमंडल के अधिकार का हनन हो, संसद या विधानमंडल के अधिकार का हनन हो, अदालत या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिबंधित सूचना हो, या फिर देश की एकता अखंडता को किसी तरीके से प्रभावित करता हो, या फिर उससे जुड़ा सूचना हो, या फिर दूसरे देशों के साथ संबंध प्रभावित होने वाली सूचना। तो अगर इन सारी चीज़ों से संबंधित अगर हम कोई आरटीआई फाइल करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग को वह सूचना नहीं दिया जाएगा। अब अगर सूचना के अधिकार को लागू करने वाली एजेंसी को देखते तो कोई भी विभाग हो, जैसे रेलवे मंत्रालय हो गया या फिर सड़क मंत्रालय हो गया, तो अगर हमको इन सब से संबंधित अगर सूचना प्राप्त करना है तो सबसे पहले वहाँ उस विभाग के जो सूचना पदाधिकारी होगा उनके सामने हम लोग को आवेदन पत्र देना होगा और 10 रुपये का शुल्क जमा करना होगा और आवेदन पत्र देने के 30 दिन के भीतर हम लोग को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और जो भी आवेदन दे अगर वह स्वीकृत हो जाता है तो 30 दिन के अंदर हम लोग को सूचना दे दी जाएगी। अगर सूचना जो वो किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो सूचना का अधिकार को 48 घंटे के भीतर भी दिया जाएगा और यदि तय सीमा में विभाग सूचना नहीं दे तो द्वितीय अपील का अधिकार भी है, यानी कि दूसरा बार भी हम लोग अपील कर सकते हैं और पुनः जानकारी नहीं मिलने पर राज्य सूचना अधिकार के पास जाया जा सकता है और वहाँ भी सूचना नहीं मिलने पर केंद्रीय सूचना आयोग को आवेदन दिया जा सकता है। यानी कि जिस भी विभाग से हमको सूचना प्राप्त करना है उस विभाग के पदाधिकारी को हम लोग आवेदन देंगे, 10 रुपये का शुल्क जमा करेंगे और अगर यह आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो 30 दिन के अंदर हम लोग को सूचना उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अगर यह आरटीआई फाइल किया जाता है किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो फिर 48 घंटे के अंदर ही हम लोग को सूचना प्रदान किया जाएगा।
लेकिन अगर सूचना प्रदान नहीं किया जाता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग दूत अपील भी कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर सूचना नहीं मिलता है तो हम लोग केंद्र सूचना आयोग को आवेदन भी दे सकते हैं। हमें कि सूचना के अधिकार को लाने के क्या क्या कारण हैं। तो इस अधिकार को लाने के पीछे मुख्य कारण यह है कि जनसाधारण को शासकीय कार्य की जानकारी होनी चाहिए। वो स्वतंत्रता के बाद से गोपनीयता के नाम पर कभी लोकहित के नाम पर आम जनता को सूचना नहीं दी जा सकती। जैसे कि मान लेते हैं क्या रेलवे मंत्रालय है, वे किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कहाँ पे कितना खर्च कर रहे हैं, इससे संबंधित सूचना हमको चाहिए। लेकिन वहाँ के जो मंत्रालय हैं वे क्या बोलते हैं कि हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, हर जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कहाँ कर रहे हैं हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा। तो हम लोग उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए हम लोग RTI फाइल कर सकते हैं, ताकि क्या हो सकता है कि जो भी नेता है, जो भी मंत्री है, वे मिसयूज ना कर सके जनता के पैसों का। तो उससे संबंधित सारी जानकारी हम लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ क्या होगा, इससे भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। तो वो क्या हो गया कि इसके परिणाम से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार बढ़ता गया, यानी कि गोपनीयता के आधार पर, कभी लोकहित के नाम के आधार पर बहुत सारे चीज़ों में सूचना नहीं दी जाती थी, और उससे क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता था, और विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पाता था। जानकारी के अभाव के कारण जनता यह नहीं जान पाती थी कि उनके लिए कौन सा विकास योजनाएं हैं, इसके लिए कितना धन खर्च किया गया है और कितना आवंटित किया गया। यानी कि सिंपल सा हम लोग को गोपनीयता के आधार पर कुछ भी चीज़ बताया नहीं जाता था, जो कि कहीं ना कहीं करप्शन का एक वजह बनता था। तो अगर RTI लाया गया तो कहीं ना कहीं करप्शन को भी कम किया जाएगा। लोगों को कौन सा योजना मिल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, कितना धन खर्च किया जा रहा है उनके पीछे वो भी पता चलेगा, प्लस कितना धन आवंटित किया गया है या फिर किया जाएगा, ये सारा चीज़ हम लोग RTI के माध्यम से पता करेंगे। और इससे क्या होगा, हम लोग का जो भ्रष्टाचार होगा उसमें भी कमी देखने को मिलेगा। तो इस अधिकार के द्वारा क्या क्या हो सकता है, तो पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। जैसे सरकार कोई योजना लाती है, उस योजना के लिए कितना धन ला रही है, कितना आवंटित किए हैं, ये सारा चीज़ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा और सरकारी योजनाओं को सही तथा तथ्यात्मक जानकारी भी मिलेगी। अब मूल्यांकन, तो सूचना के अधिकार कानून से निश्चित रूप से लोगों में जागरूकता बढ़ती है और सरकारी विभाग कुछ हद तक पारदर्शिता से कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई बाधाएं हैं, जैसे सूचना समय पर नहीं मिलना, सूचना सही नहीं मिलना और सूचना का अधूरा होना। यानी कि हम RTI फाइल तो कर दिए हैं, लेकिन जो भी सूचना हमको चाहिए था वो टाइम पे नहीं मिला, जो सूचना मिला वो सही नहीं मिला, या फिर जो सूचना मिला वो पूरा नहीं मिला, वो अधूरा मिला। फिर जो व्यक्ति या संस्था इस कार्य में लगे हैं उनके कई कार्यकर्ताओं की हत्या होना। भारत सरकार के हाल की रिपोर्ट के अनुसार मात्र 30 से 33% जनता ही इस कानून की जानकारी रखते हैं। यानी कि RTI मतलब सूचना देने के लिए जो भी कार्यकर्ता है, अगर वो सूचना देते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका हत्या हो जा रहा है। और भारत में मात्र 30 से 33% जनता ही इसके बारे में जानकारी रखते हैं, RTI के बारे में, क्योंकि अपने अशिक्षा दुनिया भर क्या है, तो RTI के बारे में बहुत सारे व्यक्ति को पता नहीं है। इसका दुरुपयोग करते हुए कई लोग ब्लैकमेलिंग का सहारा भी लेते हैं। अब इस सूचना के अधिकार को बेहतर कैसे बनाया जाएगा, तो बेहतर बनाने के लिए कुछ सुझाव दिया गया है। तो RTI यदि सही ढंग से लागू हो जाए तो सरकारी विभाग में पूर्ण उत्तरदायित्व एवं पारदर्शिता आएगी। सुझाव क्या है, तो सूचना पूर्व व सही मिले, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अगर संबंधित पदाधिकारी ऐसा नहीं करे तो उन पर कठोर सजा का प्रावधान होना चाहिए और कार्रवाई त्वरित एवं अलग व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब क्या होगा, सूचना हम लोग को चाहिए, तो सूचना में दिक्कत क्या हो गया कि जो सूचना मिल रहा है वो सही नहीं है, अधूरा है, या फिर समय पर नहीं मिल रहा। तो सबसे पहले जो भी अधिकारी है उनको जांच करना चाहिए कि जो सूचना दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही नहीं है तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को दंडित किया जाएगा। जनता को अपने अधिकार के बारे में जागरूक करना चाहिए, और इस कार्य के लिए जो भी NGO वह मीडिया की सहायता ली जा सकती है। फिर जो कर्मचारी या अधिकारी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं, उनका नैतिक दायित्व है कि वे ऐसे मामलों को उजागर करें। इससे क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति को सजा दिलाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगा, और इन सभी प्रावधानों के द्वारा वर्तमान में RTI अधिनियम को बेहतर बनाया जा सकता है। तो एक बार RTI को हम फिर से देख लेते हैं तुरंत। तो यह RTI यानी कि सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 2005 में पूरे देश में लागू हो गया था। और इसके द्वारा क्या हो गया, आम जनता को एक अधिकार मिल गया कि वे किसी भी सरकारी विभाग की सूचना या फिर सरकार के द्वारा पोषित संस्थाओं से भी सूचना मांग सकते हैं। और इसमें क्या क्या अधिकार आ गया, तो कार्य दस्तावेज व अभिलेख का निरीक्षण करना, या फिर दस्तावेज व अभिलेखों का नोटिस देना। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी हैं जिससे संबंधित हम लोग सूचना नहीं ले सकते। जैसे कि अगर हम लोग कोई ऐसा सूचना जानना चाहते हैं जो कि संसद या फिर विधानमंडल के अधिकार का हनन करता होगा, तो फिर वो सूचना नहीं दिया जाएगा। फिर एक देश की एकता, अखंडता या फिर सुरक्षा से संबंधित कोई सूचना अगर है तो वो सूचना फिर से हम लोग को नहीं मिलेगा। या फिर दूसरे देश के साथ संबंध को अगर किसी तरीके से प्रभावित करता है तो वो सूचना हम लोग को नहीं मिलेगा।
अब है कि कैसे हम लोग इसको फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कि जिस भी विभाग से हमको सूचना चाहिए तो उस विभाग के सूचना पदाधिकारी के सामने हम लोग को आवेदन पत्र देना होगा और 10 रुपये का शुल्क भी जमा करना होगा। और अगर ये आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो 30 दिन के अंदर हम लोग को यह सूचना प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन अगर यह सूचना किसी व्यक्ति के जीवन से संबंधित है तो फिर 48 घंटे के अंदर ही हम लोग को सूचना दिया जाएगा। अब है कि सूचना को अधिकार में लाने का कारण क्या था, ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके, भ्रष्टाचार पर कंट्रोल हो सके और सरकार की जो योजना है उसके लिए कितना धन खर्चा किया गया, कितना आवंटित किया गया, ये सारे चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी इसमें कुछ कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि हम लोग सूचना तो चाहते हैं लेकिन सूचना समय पर नहीं मिलता, सूचना सही नहीं मिलता और सूचना अधूरा मिलता है। तो ऐसी स्थिति में इसको कम करने के लिए कुछ कुछ सुझाव दिया गया, जैसे कि जो भी अधिकारी होंगे, संबंधित अधिकारी होंगे, वे जो भी सूचना देते हैं वे उनकी जांच करें कि वो सही है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो भी कर्मचारी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहे हैं तो उनका नैतिक दायित्व बन जाता है क्या, कि वे इसको उजागर करें ताकि इससे दूसरे व्यक्ति को सज़ा दिलाने में आसानी होगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं RTI को हम लोग बेहतर बना सकते हैं।